नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज रम्या अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी तमिलनाडु से। कहानी शुरुआत करने से पहले सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बहनों भाइयों का आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में खुशियां और धन दौलत बरसती रहे, इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी तमिलनाडु के रहने वाले रिधन्या की है। अप्रैल 2025 में उसकी शादी हुई। आप गारमेंट्स का बिजनेस करते थे। पिता ने शादी में दहेज में 100 सावरेन, लगभग 800 ग्राम सोना और 70 लाख रुपए की एक कार, वोल्वो कार दहेज में दी। शादी होकर रिधन्या ससुराल में आ गई। एक केविन, ससुर ईश्वर मूर्ति और सास चित्रा देवी। लेकिन शादी के 15 दिन के बाद ही रिधन्या अपने मायके में चली गई, और शादी के 2 महीने के बाद रविवार 29 जून 2025 को रिधन्या की मौत हो गई। आखिर क्यों अपने मायके में गई थी और रिधन्या की मौत किस वजह से हो गई, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसे दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली रिधन्या शादी के 15 दिन के बाद ही अपने मायके में इसलिए गई थी क्योंकि ससुराल में पति कविन, ससुर ईश्वर मूर्ति और सास चित्रा देवी उसको ताने देना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। 70 लाख रुपए की वोल्वो कार लेकर, 800 ग्राम सोना लेकर भी रिधन्या के ससुराल वालों को उन्हें वह दहेज अच्छा नहीं लगा था। वह रिधन्या को ताने देते थे कि पड़ोसी के फला के तो इतना आया, ढिमका के इतना आया, कम से कम 100 करोड़ का दहेज लेकर आओ। 100 करोड़ की डिमांड रिधन्या के ससुराल वाले कर रहे थे। तो वह तंग आकर शादी के 15 दिन के बाद ही अपने मायके में चली गई थी, प्रताड़नाओं से, तानों से तंग आकर। हालांकि फिर मान मनव्वल हुआ। मायके वालों ने भी यही समझाया कि भाई ससुराल ही घर होता है। अमूमन जो भारतीय परिवारों में कहा जाता है कि ससुराल ही घर होता है, और जो ऊंच नीच होती है वह समय के साथ ठीक हो जाती है। इसलिए अपने ही घर में जीवन बिताओ, थोड़ा सा सुन लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब माहौल ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये रिधन्या के साथ भी हुआ। और रिधन्या 15 दिन के बाद जब उसका पति कविन और ससुर वगैरह को लेने गए तो वह ससुराल में आ गई। रिधन्या के साथ जो ससुराल वालों की प्रताड़नाएं थी, पति कविन का अत्याचार और यातनाएं थी, वह बंद नहीं हुआ। और रिधन्या उस प्रताड़नाओं से, अत्याचारों से, यातनाओं से इतनी तंग आ गई थी कि उसके लिए अब सहन करना बहुत मुश्किल था। रविवार 29 जून 2025 को घर से वह निकली थी ये बोलकर कि वह मुंडीपलायम में एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही है। चलते वह रास्ते में गई और उसने अपने पिता को लगभग 7 ऑडियो मैसेज किए। 7 ऑडियो मैसेज करके और फिर वह मंदिर में जैसे जा रही थी तो रास्ते में उसने अपनी कार रोकी और कुछ जहरीला पदार्थ उसने खा लिया, जैसे कि कीटनाशक वगैरह कुछ भी, और गाड़ी वहीं रोड पर खड़ी थी। जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने देखा कि एक गाड़ी घंटों से खड़ी है यही रास्ते पर, एक ही जगह पर, ना कोई इसमें बैठ रहा है ना कोई उतर रहा है। आखिर बात क्या है? लोकल लोगों ने फिर जो निकटतम थाना था सेयूर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। पुलिस ने जब कार की गहनता से जांच पड़ताल की तो देखा कि अंदर एक लड़की रत पड़ी हुई है और उसका मुंह झाग से भरा हुआ है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने ही ये बताया है कि रिधन्या ने आत्महत्या करने से पहले 7 ऑडियो मैसेज अपने पिता को किए थे। रिधन्या ने अपने माता पिता से माफी मांगी थी और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं ये सब कुछ उसने अपने ऑडियो मैसेज में अपने पिता को बताया था। उसने अपने पिता को ऑडियो मैसेज किया था, वो पूरा मैं आपको बता देती हूँ। कविन और उसके माता पिता ने मुझे शादी के लिए फंसाने की साजिश रची। मैं उनकी रोजाना की प्रताड़ना सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस बारे में किससे बात करूँ। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ। उनका कहना है कि जिंदगी ऐसे ही होती है। वे मेरे दर्द को नहीं समझ पाते। शायद आपको भी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर कोई नाटक कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। लेकिन मैं जिंदगी भर आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। इस बार मैंने कोई भी गलती नहीं की।
मुझे यह जिंदगी पसंद नहीं। वे मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। कविन मुझे शारीरिक यातनाएं दे रहा है और उसके घर वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी अब और नहीं जी सकती। आप और माँ मेरी दुनिया है। मेरी आखिरी सांस तक आप ही मेरी उम्मीद रहे। लेकिन मैंने आपको बहुत दुख दिए। आप इसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी आप मुझे इस हाल में नहीं देख सकते। मैं आपके दर्द को समझती हूँ। मुझे माफ कर देना पापा। सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। पुलिस के अनुसार ये ऑडियो मैसेज रिधन्या ने रविवार 29 जून 2025 को अपने पिता को भेजे थे। ये हूबहू मैंने वैसे ही बताए जैसे मैसेज रिधन्या ने किए थे अपने पिता को। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रिधन्या का पति कविन, ससुर ईश्वर मूर्ति और कविन की मां चित्रा देवी। पोस्टमार्टम के लिए रिधन्या का शव भेज दिया है। जो पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर केस दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर माँ बाप अपनी औकात से, अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज में देता है, लेकिन कितना भी कहीं लाख देने वाले हैं तो उनके लिए लाख में भी कमी आ जाती है। कोई करोड़ों में देने वाला है तो उसको करोड़ों में भी कमी आ जाती है। यानी कि दहेज में दिया गया बेटी के साथ दहेज में कोई ना कोई कमी निकाल कर ससुराल वाले पर ताड़ना करना शुरू कर देते हैं। भले ही अपनी औकात ना हो इतनी, भले ही अपनी हैसियत ना हो इतनी कि वो अपनी बहू को क्या दे रहे हैं या अपने बेटे को क्या दे रहे हैं या अपने बहू बेटे का घर वे कैसे बसा रहे हैं, अपनी हैसियत नहीं देखते। लेकिन यातनाएं देना उस बेटी को शुरू कर देते हैं जिस बेटी को मायके में माँ बाप दुलारों से पालते हैं, पलकों पे बिठाकर पालते हैं। लेकिन उस बेटी को ससुराल में इतनी प्रताड़नाएं और इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती है और आखिर में उसे अपने जीवन का दी एंड करना पड़ जाता है। तो इससे ज्यादा दुखदायी और इससे ज्यादा भारतीय समाज की विडंबना और क्या होगी कि इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। जो पीड़ित होता है वो तो आवाज उठाता है, लेकिन जब कोई एक पीड़ित होता है तो दूसरे पूरे मोहल्ला, पूरा समाज आवाज नहीं उठाता। तरह तरह के दल बने हुए, गायों के पीछे पूरी फौज लड़ना शुरू कर देगी, मारपीट करना शुरू कर देगी। लेकिन जब बेटियों को यातनाएं दी जाती है, बेटियों की हत्या की जाती है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। जब गायों को भी सड़क पर छोड़ा जाता है तब कोई नहीं बोलता, मोहल्ले पड़ोस में ही छोड़ने वाले को। लेकिन उसके बाद दूसरों पर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के संगठन बनाकर, तरह तरह के ग्रुप बनाकर। हर एक संगठन से, हर एक ग्रुप से कहना चाहती हूँ कि बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए, बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। उनकी आवाज, उनकी वेदना, उनके आंसू, उनकी पीड़ा, उनकी चीख सुन लीजिए और उनका साथ देने को एक कदम आगे बढ़ाइए। ना जाने कौन आपके मोहल्ले में हो, आपकी गली में हो, आपके शहर में हो, ना जाने किस पीड़ित बहन की, ना जाने किस पीड़ित माता पिता की लारी बेटी जीवित रह जाए। पुनः आपसे निवेदन करती हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक किसी के पास तक यह वीडियो चला जाए। और हर एक बहन बेटी से कहना चाहती हूँ, क्यों उठाती हो ऐसा कदम? समाज में, कोर्ट में कानूनी रूप से एक तलाक ले सकती हो। कानून का इस्तेमाल कीजिए, आपका जीवन अनमोल है। उस पिता से, उस माँ से पूछिए जिसने 800 ग्राम सोना आपके लिए दिया, जिसने 70 लाख रुपए की कार आपके लिए दी। वो तो चली गई रिधन्या जिसके लिए ये सब दिया, लेकिन और बाकी बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ, अगर आपके पिता 70 रुपए भी दहेज में दे रहे हैं ना तो वो 70 लाख के बराबर है। अगर 8 ग्राम सोना भी दे रहे हैं ना तो वो 800 ग्राम के बराबर है। आप में से हर एक बेटी हमारे लिए अनमोल है, इस देश के लिए अनमोल है। इसलिए सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। अगर किसी एक बेटी का, एक बहन का, एक बच्ची का भी जीवन मैं सुरक्षित कर पाई और आपको ये बताने में, ये समझाने में सफल हो गई कि आप अनमोल हैं, आपकी जगह, आपकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता, तो मैं समझूंगी कि मेरा बोलना सार्थक हुआ। नमस्कार। थैंक यू।